Hello everyone, my name is Shivani and welcome to अनंत IAS और 25th ऑफ जनवरी का डेली न्यूज एनालिसिस जो स्पेसिफिकली हिंदू की एनालिसिस है वो आज करेंगे। और इसको शुरू करेंगे आज की पहली न्यूज के साथ। हम सब जानते हैं कि कॉलेजियम को लेकर के जो बहस चल रही है जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव पावर्स के बीच में वो चले जा रही है। उसमें से एक और पन्ना ये जुड़ गया है कि आज हमारे लॉ मिनिस्टर ने कहा कि कुछ दिन पहले जो जुडिशरी ने नामों को डिस्क्लोज किया था और उनको रिजेक्शन के पीछे जो गवर्नमेंट ने उनको रिजेक्ट किया था, मिस्टर किरपाल की बात हो रही है और जो दूसरे नाम भी हैं, उनके हवाले से उन्होंने ये बात बोली कि ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, जो जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है या जो सिस्टम के अंदर की बातें हैं, उनको बाहर ओपन नहीं करना चाहिए जुडिशरी को, और स्पेशली एनजेसी जुड़ी हुई बातों को। इस वो कह रहे हैं कि ये डिग्निटी को कम करना है, जुडिशरी की पावर को कम करने जैसी बात है, क्योंकि इन्होंने ये बातें पब्लिक में ले आए और इस बात को उन्होंने हाईलाइट करते हुए बोला। और स्पेशली उन्होंने कहा कि जो आईबी की इंफॉर्मेशन होती हैं, रॉ की इंफॉर्मेशन होती हैं, उनको पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कुछ नामों को लेकर के कि सरकार ने रिजेक्ट क्यों किया था। तो इससे क्या हुआ कि एक पूरा का पूरा साइड या पक्ष कहना चाहिए उसको खोल के रख दिया जुडिशरी ने कि गवर्नमेंट एक्चुअली क्यों इन नामों के लिए मना कर रही है। तो उसके हवाले से उन्होंने ये बात बोली। समझते हैं कि रॉ क्या चीज है और आईबी क्योंकि प्री के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट बनता है। और जो हमारा जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव पावर्स की जो लड़ाई चल रही है वो मेंस का भी एस्पेक्ट बनाती है, जीएस 2 में स्पेशली। तो ध्यान दीजिएगा, मेंस के पर्पज से तो आप इस टॉपिक को स्किप ही नहीं कर सकते, और कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट से प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो पावर्स हैं। पर उन्होंने कहा, उन्होंने दो चीजें नाम लिया, पहला रॉ का नाम लिया, दूसरा आईबी का नाम लिया। उसको समझते हैं। उन्होंने कहा, amid the running battle between the executive and the judiciary over judicial appointments, Union Law Minister Kiren Rijiju on Tuesday said it was a matter of grave concern। ये बहुत ही ग्रेव कंसर्न या बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको पब्लिक कर दिया गया, that the Supreme Court Collegium put certain portion of sensitive reports of the IB and RAW। तो समझते हैं एक्चुअली क्या है। आईबी जो है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, जिसका पूरा नाम है इंटेलिजेंस ब्यूरो, और ये करते हैं इन्वेस्टिगेशन एज ए रेप्यूटेड एंड एस्टेब्लिश इंटेलिजेंस एजेंसी के नाम के औहदे से काम होता है इस पूरे ब्यूरो का, और होम मिनिस्ट्री को ये रिपोर्ट करते हैं। ठीक है। साथ ही साथ दूसरा नाम लिया रॉ का। सो द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग इज द फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इंडिया। और ये इनका जो मेन रिपोर्टिंग जो बॉडी है, अगर सवाल बनता है इसके ऊपर, तो वो है कैबिनेट सेक्रेटरीट। और उसके पहले जो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो डायरेक्ट उनके ऊपर रिपोर्टिंग तो नहीं है, रिस्पॉन्सिबल ये है, या पीएमओ भी कह सकते हैं, पीएमओ ऑफिस रिस्पॉन्सिबल है। पर साथ ही साथ जो पेरेंट विंग है, जिसको डायरेक्ट जिनके अंडर में ये आता है, वो है कैबिनेट सेक्रेटरीट, और उसके अंदर ईटीएस और रिसर्च सेंटर और स्पेशल ग्रुप्स की जो टीम होती है वो इसके अंडर में आती है। रॉ की बात हो रही है। नाउ ये जो वर्ड यूज हुआ है ना, फॉरेन इंटेलिजेंस, तो मतलब जो दूसरे देशों से जुड़ी हुई इंटेलिजेंस को प्रोवाइड कराने वाला ये विंग है, जिसको रॉ बोलते हैं। द एजेंसीज प्राइमरी फंक्शन इज गैदरिंग फॉरेन इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म, काउंटर प्रोलिफरेशन, एडवाइजिंग इंडियन पॉलिसी मेकर्स एंड एडवांसिंग इंडियाज फॉरेन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। इन सब चीजों को कवर करता है ये विभाग। ठीक है। सो प्री के पर्पज से कुछ स्पेसिफिक चीजें पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैंने उसको आपके लिए एड ऑन किया। आप इसे और एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने एक्सपोजर के अकॉर्डिंगली। नाउ नेक्स्ट न्यूज है हमारी जो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई न्यूज है। इसके आधारित प्री पे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, सो ये इंपॉर्टेंट बनता है हमारे लिए। नाउ मास मोर्टालिटी ऑफ ऑलिव रिडली जो नेस्टिंग करते हैं, जो एग हैच करते हैं आंध्र प्रदेश की गोदावरी नदी पे आकर के, उससे जुड़ी हुई न्यूज है। और इसको पूछा भी गया है कि कहाँ पे ऑलिव रिडली जो सी टर्टल्स हैं वो कहाँ आके नेस्टिंग करते हैं। तो हंड्रेड्स ऑफ वल्नरेबल ऑलिव, ध्यान दीजिएगा, वल्नरेबल स्पीशीज है ये, ऑलिव रिडली टर्टल्स हैव वॉश्ड अशोर अराउंड द कोस्ट लाइन काकीनाडा एंड अंतरावेदी गोदावरी रीजन में ये हुआ है, जहां पे बहुत सारे ऑलिव रिडली जो सी टर्टल्स हैं वो मिथ पाए गए हैं। और ये काफी दिन से रिपोर्ट हो रहा था, तो हिंदी ने उसको छापा है। और इसका जो मुख्य कारण है वो है ऑन शोर ऑयल एक्सप्लोरेशन फैसिलिटीज। जो तट पे जो ऑयल एक्सप्लोरेशन होता है, उनसे निकलने वाला जो वेस्ट है वो इन सी टर्टल्स के लिए बहुत ही हानिकारक है, और जिसकी वजह से इनको बहुत बड़े नंबर्स पे इनकी डेथ वहां पर हो रही है।
उसको रिपोर्ट किया गया है। साथ ही साथ जो वहाँ पे जो इंस्टीट्यूट जो फैक्ट्रीज हैं वो ओएनजीसी की हैं, जिसमें से स्पेशली ट्रीटमेंट वाला जो पानी है, जो वेस्ट पानी है वो निकलता है और आकर के शोर्स पे इकट्ठा होता है। और इसी सीजन में ओलिव रिडली भी गोदावरी के तटों पे जाते हैं और वहाँ पे नेस्टिंग करते हैं, एग्स हैच करते हैं, जिसपे उनको दिक्कत आती है और इसकी वजह से इनकी डेथ वहां पर हो रही है। इसको पहले भी उठाया जाता रहा है, लेकिन ये प्री के पर्पस इंपॉर्टेंट है। और भी काफी चीजें इससे जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिलहाल जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल स्टैटिक जो पूछी गई है, इसलिए मैंने इसको ऐड करना सही समझा। नाउ नेक्स्ट जो एक बॉक्सेस में न्यूज आती रहती हैं, उनमें दो बॉक्सेस मुझे इंपॉर्टेंट लगे आज के लिए, जिसमें से जो इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल जो कंडक्ट हो रहा है एज ए पार्ट ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल भोपाल में, उसमें से फिल्म फेस्टिवल और साइंस फेस्टिवल भोपाल में कंडक्ट हो रहा है, तो उसमें कई सारी फिल्मों की स्क्रीनिंग की जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे कभी फैक्चुअल चीजें पूछती हैं कि इस संस्था के बारे में पूछ सकते हैं या फिर आईएएसएफ के बारे में पूछ सकते हैं। तो नंबर ऑफ फिल्म स्क्रीन एट द इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड एज ए पार्ट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये इसी का पार्ट है जो भोपाल में कंडक्ट हो रहा है। वहां पे कई सारे नंबर्स को, कई सारी फिल्म्स को चलाया जा रहा है या प्रस्तुत स्क्रीन किया जा रहा है। साथ ही साथ 9 इंडियन मूवीज रिसीव अवार्ड्स इन वेरियस कैटेगरीज, द हाईएस्ट नंबर ऑफ अवार्ड रिसीव बाय अ कंट्री। सो ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर आप कर सकते हैं, प्री के पर्पस से फैक्चुअल है और इससे सवाल बन सकता है। साथ ही साथ गंजम एक इस जगह है जो उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट में है। गंजम एक जगह है जहां पे सबसे ज्यादा नंबर्स में हाउस होल्ड के नंबर्स को दिए गया है एम्प्लॉयमेंट हमारी मनरेगा के तहत, जिसमें से 100 दिनों का काम मिलना कंपलसरी होता है। तो गंजम जो उड़ीसा में एक जगह है, उसने सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया है इस साल के डेटा के हिसाब से, और टिल जनवरी 22 दिस फिजिकल ईयर में अभी तक के लिए। तो मनरेगा के लिए एड ऑन है, इसको आप अपने मेंस प्रिपरेशन में लिख सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों में नंबर्स आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक पंक्च जिसमें थंब इम्प्रेशन की वजह से बहुत सारे ऐसे जो काम करने वाले हैं वो क्विट कर रहे हैं, जिनके पास साधन नहीं है स्पेशली, और उनमें महिलाओं का नंबर ज्यादा है जिसमें जो मनरेगा के तहत काम करती हैं। और अगर उनको आप बोलेंगे कि टेक सेवी हो जाओ और थंब इम्प्रेशन देना है, अटेंडेंस लगेगी उससे, तो इससे कुछ नंबर्स गिरे भी हैं। साथ ही साथ उनका जो पेमेंट है बहुत सालों से पेंडिंग रह रहा है, जिसकी वजह से कुछ नंबर्स कम हुए हैं, पर ये एक पॉजिटिव न्यूज है जिसको आप एड ऑन कर सकते हैं। ना ये न्यूज हमारे सेंटर की तरफ से नहीं है, ये हिंदू के पब्लिशिंग हाउस ने छापी है, जिसमें कह रहे हैं कि इंडिया लॉस एक्सेस टू 26 ऑफ 65 पेट्रोल पॉइंट्स। पर जो ये इन्फॉर्मेशन है जो कही जा रही है, जिसमें से गोगरा हिल और कागजन एरिया पे स्पेशली वो बता रहे हैं कि हमने अपना होल्ड छोड़ा है, पेट्रोल पॉइंट्स मिस किए हैं। पर जब तक कोई भी इंफॉर्मेशन सेंटर की तरफ से हमारे लिए नहीं आती है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम सभी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारा जो एक पक्ष है, स्ट्रॉन्ग पक्ष होना ही चाहिए, वो सरकार है। जब तक सरकार उस बात को नहीं कहेगी, हम उसके ऊपर ठप्पा नहीं लगा सकते। पर फिर भी ये जो इन्फॉर्मेशन है, इसको एक्सप्लोर अगर करें तो हम देखेंगे कि हम दो जगह हम देखें एक्चुअली बात कहाँ की हो रही है। तो ये ईस्टर्न लद्दाख की बात हो रही है जो इंडिया के कंट्रोल में है। तो आप देखें कि जो ये रेड लाइन है ना, ये हमारे एलएसी का एरिया है, उसकी तरफ ये इसके अक्साई चिन का इलाका है, और जहाँ पे गालवान वैली भी है, और यहाँ पे जो गोगरा हॉट स्प्रिंग भी यहाँ पर इस तरफ है जी, गोगरा हॉट स्प्रिंग। तो प्री के पर्पज से पूछा जा सकता है कि गोगरा में कोई हॉट स्प्रिंग है क्या, या हॉट स्प्रिंग कहाँ कहाँ है, इसके आधार पर प्री पे क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। तो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है कि एक्चुअली गोगरा कहाँ पर है। तो गोगरा इस तरफ पड़ेगा, ईस्टर्न लद्दाख की तरफ। और यहाँ पे से गोगरा ही नहीं, कैसे कोई और ऐसे पॉइंट्स भी आप देखेंगे जो आपको पता चलेगा एक्चुअली कि प्री के पर्पस से इंपॉर्टेंट, जैसे काराकोरम पास है यहाँ पर। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे जिंगजियान हाईवे है, G219। गोगरा तो हो ही गया न्यूज के हिसाब से। अगर इसको एक्सप्लोर करते हैं तो नॉर्थ बैंक ऑफ पगांगसो और साउथ बैंक ऑफ पेंगांगसो, सो ये कुछ इलाके हैं जिनको आप प्री के पर्पस से एड ऑन कर सकते हो। कुछ दर्रे यहाँ पे होंगे, अभी डेफिनेटली इस पिक्चर में नहीं है न्यूज के हिसाब से। बहुत सारे दर्रे और पासेस जो इस पहाड़ी इलाके में है, उत्तराखंड से लेकर के पूरा नॉर्थ ईस्ट तक, उन सबको रिवाइज कर लीजिएगा, प्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इस बार। ओके, ना नेक्स्ट न्यूज है कि जो अभी पर्स सीन को लेकर के स्टे लगा हुआ था तमिलनाडु, स्पेशली जो कोस्टल स्टेट्स हैं, तो उसके लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु कोस्ट में फिशिंग के लिए अलाउ कर दिया है, क्योंकि पर्स सीन को लेकर के एक समस्या थी कि
जो हमारे टेरिटोरियल वाटर से बियॉन्ड हमारे फिशर्स जो हमारे मछुआरे चले जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत दिक्कतें होती हैं, और उसको अभी फिलहाल स्टे किया गया था। पर अभी आज की न्यूज़ है ऑन ट्यूसडे कि उनको अलाउ कर दिया गया है। और ये क्यों अलाउ किया गया है? वी हैव अलाउड दिस बिकॉज वी थॉट एवरीबडी शुड सर्वाइव, मतलब उनकी जिंदगियां चलें, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको अलाउ किया है। कहा है जस्टिस एएस बोपन्ना ने कि हम अलाउ कर रहे हैं ताकि आपकी जिंदगियां सर्वाइव करें, जस्ट टू सर्वाइव योर लाइफ। who had the bench headed the bench orally remarked after pronouncing the order, उन्होंने ओरल रिमार्क ये दिया और ऑर्डर देने के बाद, ठीक है। तो अभी तक का क्या हाल था कि द कोर्ट हैज इम्पोज स्ट्रिंजेंट कंडीशंस टू रेगुलेट द एक्सटेंट ऑफ पर्स सीन फिशिंग आउटसाइड द 12 नॉटिकल माइल। मतलब समस्या ये थी कि जो 12 नॉटिकल माइल के बाहर जाके आप फिशिंग ना करिए। जो 12 नॉटिकल माइल की सिचुएशन है वो हमारे टेरिटोरियल लिमिट से बाहर चली जाती है, तो उस पर जाके फिशिंग ना करिए। पर ऐसा होता होता है, लेकिन फिर भी इस हिदायत के साथ कि आप नहीं जाएंगे, उनको अलाउ किया गया है। और कुछ समस्या टाइमिंग्स की भी होती हैं कि किस टाइम तक वो जाएं, कब तक लौट के आए। तो उन्होंने कहा कम बैक फास्टर, द कोर्ट सेट, उन्होंने कहा लिविंग एंड लेटिंग लिव, मतलब जियो और जीने दो और कम बैक फास्ट, जल्दी वापस आ जाओ अपनी अपनी टेरिटोरी में समय के पहले। क्योंकि जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे लॉयर, उन्होंने कहा कि कुछ टाइम की समस्या होती है, कुछ जगह की समस्या होती है, तो हमारे मछुआरे वापस नहीं आ पाते हैं, जो 8 से लेकर 6 बजे तक ही फिशिंग कर पाते हैं। तो उन्होंने कोर्ट ने कहा कि आप जियो और जीने दो और साथ ही साथ जल्दी वापस आ जाओ ताकि आपकी जिंदगियां भी चल सकें। इंपॉर्टेंट मैसेज है ये। और उन्होंने कहा कि जो स्टेट ऑफ केरला और जोसेफ एंटनी के केस को आगे रखते हुए बोला, 93 का डिसीजन है कि विश हैड अपहेल्ड द बैन ऑन द पर्शियन फिशिंग बियॉन्ड द टेरिटोरियल वाटर्स, मतलब टेरिटोरियल वाटर्स के बियॉन्ड आप फिशिंग ना करें। इसमें तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, उड़ीसा, दादरा एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव थे, और अंडमान निकोबार के इलाकों को रोका गया था। बट जिसमें गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल, ये सब इनके ऊपर इम्पोज नहीं किया गया था। तो प्री के लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि पर्सेन क्या है, टेरिटोरियल लिमिट्स क्या क्या होती हैं, साथ ही साथ कौन से स्टेट्स में इसको बैन किया गया था, फिलहाल अलाउ किया गया। तो प्री और मीन्स दोनों के लिए ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये पर सीन तो हम कई बार देख चुकी हैं एक्चुअली कैसा नेट है, क्या बनता है क्या नहीं बनता है, पर ये एक बार देख लेते हैं कि एक्चुअली किस 12 नॉटिकल माइल की बात हो रही है। सो जो हमारा बेस लाइन होता है, हमारे तट का जो बेस लाइन है उसे 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारी टेरिटोरियल सी होता है। उसके बाद 24 नॉटिकल माइल तक कॉन्टिगुअस जोन होता है, और कॉन्टिगुअस जोन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का इलाका होता है, जो सिर्फ किसी जो बड़े बड़े जहाजों के या फिर कमर्शियल जो जहाज होते हैं उनके ट्रैवल का इलाका होता है, ध्यान दीजिएगा। तो जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ठीक है, एक्चुअली हमारी जो पावर है, किसी देश की जो पावर है वो 12 नॉटिकल माइल के हिसाब से है। ये इसको यूएनसीएलओएस के नियम के अधिकार से, या यूएनसीएलओएस, इसको एक्सप्लोर बाद में करेंगे, इनके नियमों के आधार से माना गया है। तो 12 नॉटिकल माइल तक तो आप जा सकते हो, पर जैसे इसको क्रॉस करके आप इसमें आते हो तो वो हाई सीज का इलाका भी टच करने वाली बाउंड्री बनती है। क्योंकि जैसे ही आप ईईजी में आते हो ना, तो आपका एक्सपोजर हाई सीज की तरफ हो ही सकता है। और उस केस में जो जहाज यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे वो नॉन कमर्शियल हो, उनसे टकराने का या फिर उनके उसमें जाल फंस जाने का, या फिर जो आप जाते कि हम जाते हैं कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो 12 नॉटिकल माइल के बाद जैसे ही आप जाते हो, अगर वो श्रीलंका की टेरिटरी है तो वहां के जो जहाज है वो आपको पकड़ लेते हैं। सो उस चीजों से बचने के लिए, ध्यान दीजिएगा, उस चीज से बचने के लिए कोर्ट ने कहा कि सिर्फ आप 12 नॉटिकल माइल तक रहें, सेफ रहें, जल्दी जाएं और जल्दी वापस आ जाएं, ठीक है। और इस पे मैं एक चीज आपको बोलूंगी, ये इसके ऊपर तो सवाल बना ही है, बट साथ ही साथ जो आप देख रहे हैं ना, कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये है, डीप सी बेड ये है, इस पे एक जोग्राफिकल एस्पेक्ट से भी एक सवाल बना है प्री में। तो जोग्राफिकल एस्पेक्ट से भी ध्यान दीजिएगा कि सूर्य की जो किरणें हैं वो सिर्फ इस लेयर तक पहुंच पाती हैं जो आपका ये वाला लेयर है। जैसे जैसे आप डीप सी में जाते हो, सूर्य की लहरें यहाँ तक नहीं, सूर्य की प्रकाश सॉरी यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से यहाँ जो जो सी लाइफ है यहाँ की, वो उतनी ज्यादा प्रकाश या फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना खाना नहीं बना पाती है। वो नीचे के जू प्लैंक्टन को खा के अपना खाना अपना अपने आप को चलाती है। पर जो यहाँ तक सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो यहाँ पे जो और छोटे छोटे जीनोम्स होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं,
या जीव जंतु जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के हेल्प से अपना खाना बना पाते हैं, क्योंकि यहाँ तक सूर्य का प्रकाश भी आता है। तो ये इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ हमारा जो ये जीएस ट्री के पर्पज से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो जू प्लैंकटन और फाइटो प्लैंकटन, दो तरह के प्लैंकटन अभी डिस्कस किए थे, कुछ दिन पहले एक आर्टिकल आया था। तो ध्यान दीजिएगा कि जो फोटो प्लैंकटन है वो यहाँ तक अपना खाना बना लेते हैं, जो फाइटो होते हैं फाइटो प्लैंकटन्स, और जू प्लैंकटन जो नीचे रहते हैं जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता, वो वायरस को खा के भी अपना काम चलाते हैं, और छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं उनको खा के अपना काम चलाते हैं। तो मैंने आपको 3 एस्पेक्ट बताए, उस एस्पेक्ट से ये पिक्चर और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो प्री पूछा जा सकता है, पूछा गया है, उसको मत छोड़िएगा। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश बॉम्बे हाई कोर्ट्स, ओके। सो बॉम्बे हाई कोर्ट कोर्ट्स गेट 3 एडिशनल जजेस, मतलब आंध्र प्रदेश और बॉम्बे में हाई कोर्ट के जजेस का सिलेक्शन हुआ है, और ये सुप्रीम कोर्ट के सपोर्ट या हाई कोर्ट के सपोर्ट से हुआ है। तो अब समझने वाली बात क्या है कि एन एडवोकेट एंड 2 जुडिशियल ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड additional judges of the Bombay and Andhra Pradesh High Court, while sharing the official notification on Twitter, our law minister said in extending my best wishes. तो इस समझने वाली जरूरत है कि एक्चुअली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन किस हद तक यहाँ सपोर्ट करता है। सो ध्यान दीजिएगा, ये जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं इनका जो सिलेक्शन है वो, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का सिलेक्शन है वो प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, और मेंस में तो हम समझ ही रहे हैं कि वो टॉपिक आ रहा है बार बार। सो नियम कहता है कि आर्टिकल 124(2) कहता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट after consultation with such a number of judges of the Supreme Court and the High Courts in the state as the President may deem necessary for the purpose. तो क्या होता है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है आर अपॉइंटेड, जो जजेस है सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट के कंसल्टेशन से अपॉइंट होते हैं विद सच अ नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इन द स्टेट्स, और हाई कोर्ट में स्टेट्स में के जो जजेस होते हैं उनका अपॉइंटमेंट होता है एज द प्रेसिडेंट मे डीम नेसेसरी, और जरूरी नहीं कि प्रेसिडेंट से उस बारे में कंसल्ट किया जाए, बट अपॉइंटमेंट उनका सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में होता है। साथ ही साथ 217 के हिसाब से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट जज ऑफ अ हाई कोर्ट शेल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस जो हमारे सीजेआई हैं चंद्रचूड़ जी, उनके सपोर्ट से या कंसल्टेशन जो वर्ड यूज हुआ इसके कंसल्टेशन से विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट, और स्टेट के गवर्नर के परमिशन से, एंड इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर देन द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। सो ये कुछ ऑप्शंस है, याद रखिएगा कि कौन जरूरी है, किसका कंसल्टेशन जरूरी है, वो जरूरी सवाल में पूछा जा सकता है, प्रीवियस सवाल बने भी हैं कि हाई कोर्ट का जज के ऊपर गवर्नर का अप्रूवल और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर प्रेसिडेंट का अप्रूवल जरूरी है, और साथ ही साथ जो कंसल्टेशन है वो सीजेआई और गवर्नर ऑफ द स्टेट, उसके साथ इन द केस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज अदर देन चीफ जस्टिस, अगर चीफ जस्टिस नहीं है सिर्फ जज का अपॉइंटमेंट होना है तो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट को भी लिया जा सकता है कंसल्टेशन के लिए। सो इसको आप लक्ष्मीकांत में या फिर जिस भी बुक को आप रेफर करते हैं उससे एक बार गो थ्रू करके प्री के लिए इसकी तैयारी कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, इन प्रेसिडेंट सीसी विजिट, हम सब जानते हैं कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट जो हैं वो इंडिया को विजिट कर रहे हैं, और 26 जनवरी में वो उनको इनवाइट भी किया गया है। सो एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वीट, तो कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने उस आर्टिकल से निकाली है जो रेगुलर इन्फॉर्मेशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो वो इनका कहना है कि हम इंडिया तो विजिट कर रहे हैं, हम देखेंगे इजिप्ट लुक टू रिकिंडल नॉन अलाइंड एरा टाइज, जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में इजिप्ट भी एक देश रहा है, सो उसको भी रिकिंडल करने की कोशिश करेंगे, और उनका लास्ट नेम है सीसी। सो हम देखते हैं कि एक्चुअली और एस्पेक्ट क्या है इस न्यूज के। सो एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ वीट का सबसे बड़ा इंपोर्टर देश है इजिप्ट, मच ऑफ इट फ्रॉम यूक्रेन, कुछ और यूक्रेन से, और मच ऑफ इट फ्रॉम यूक्रेन एंड रशिया, इजिप्ट वाज इन अ यूनिकली वल्नरेबल सिचुएशन, तो कुछ तो लेते हैं यूक्रेन से, कुछ लेते हैं रशिया से। सो इजिप्ट क्या है, सबसे बड़ा इंपोर्टर है गेहूं का, and India's assistance bridged what could have become a major gap in supply for them. So इस सिचुएशन को ठीक करने के उद्देश्य से भी, क्योंकि किसी भी देश का जब कोई हेड हमारे देश में विजिट करता है तो सिर्फ वो एक स्पेसिफिक पर्पज से नहीं आता, कई पर्पज होते हैं, तो ये सारे एस्पेक्ट पे वो बातचीत करेंगे।
The fact is in a world where the need for strategic autonomy is the replacing many traditional alliances. तो इस समय जो जो सामरिक सिचुएशन है या ऑटोनॉमी है स्टेट कंट्रीज की, आप सब समझते हैं, वो काफी अलायंसेस के आधार पर चल रही है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज का, जिसमें इंडिया भी आता है. सो इजिप्ट आर फाइंडिंग मोर एंड मोर इन कॉमन. सो इंडिया और चाइना, इजिप्ट में एक चीज कॉमन है कि वो डेवलपिंग कंट्रीज के अलायंसेस से चलने वाली पावर्स में बिलीव करते हैं. और जो नाम मतलब था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के जो फाउंडर देशों में से एक रहा है इजिप्ट, तो उसके हवाले से देखते हैं कि एक्चुअली क्या चीजें टर्न अप होकर के आ सकती हैं और उनकी विजिट इंपॉर्टेंट विजिट हो सकती है. Now, India and the Egypt were co-founder in NAM. 1961 में इनका जो गठन हुआ था NAM का, उसके वो फाउंडर देशों में से एक है. और इसके साथ यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया और घाना भी इनमें से एक थे. और ये पंडित नेहरू के समय का जो शुरुआत है NAM की, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की. और इसी को, और जब ये गठन हुआ था तो उनके देश के प्रेसिडेंट थे गमल अब्देल नसीर. ध्यान दीजिएगा कि नाम भी इंपॉर्टेंट है. प्री के पर्पज से पूछा जा सकता है कि नाम पॉलिसी क्या है, कब गठित हुई, उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है. और इन स्पेशली एज इंडियाज लिंक विद द गल्फ कंट्रीज, तो समय के साथ क्या हुआ कि हमारी जो दूरी इजिप्ट से बढ़ गई, क्योंकि हमारी जो नजदीकियां थी वो गल्फ कंट्रीज से बढ़ गई तेल को लेकर के, और उनके हमारे संबंध बेटर हो गए. तो 1961 के जब कोल्ड वॉर के बाद हमारा नाम का गठन हुआ नॉन अलाइनमेंट का, तो इंडिया उसमें एक बड़ा देश था, क्योंकि कोल्ड वॉर के कंसिक्वेंसेस को लेकर के, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कंसिक्वेंसेस को लेकर के पूरा पूरा विश्व हिला हुआ था. तो नाम मैं हमेशा बोलती हूँ, नाम का जो गठन 1961 में था वो एक रिमार्केबल स्टेप था इंडिया के द्वारा और इन सारे देशों के द्वारा, जब उन्होंने कहा कि हम किसी ग्रुप में नहीं है, हम नॉन अलाइन रहेंगे, अब किसी भी टीम में नहीं है, ना ही हम रशिया की टीम में है और ना ही हम यूएस की टीम में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोल्ड वॉर में, जो कोल्ड वॉर थी उसमें दो मेजर देश थे, एक था यूएस और दूसरा था रशिया. सो उस केस में उन्होंने कहा ना हम यूएस की तरफ है ना हम रशिया की तरफ है. तो अब वहां के इजिप्ट जो फाउंडर देश था नाम पॉलिसी का, वो हमारे देश में विजिट कर रहा है उसका प्रेसिडेंट, तो एक इंपॉर्टेंट बात है. इस न्यूज में, इस पिक्चर में अगर देखें इजिप्ट की कैपिटल कायरो, और साथ ही साथ हम देखेंगे यहाँ पे रेड सी दिख रहा है. उसके बाद हमको शमर अल शेख जो पोर्ट है ये न्यूज में रहता है, गल्फ ऑफ अदन भी यहीं पर होगा, और मेडिटेरियन सी हमको दिख रहा है यहाँ पर. तो ये जो इसकी बॉर्डर पे सूडान है और लिबिया है. सो ये जो देश है, इससे लगे हुए देशों, बॉर्डर देशों को आप देख लीजिए, न्यूज में पूछा जा सकता है, प्री में इंपॉर्टेंट है. और कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से आसपास पोर्ट हैं जो न्यूज में रहते हैं, और जो कौन कौन से ओशन है वो भी प्री में पूछे जा सकते हैं, इसको मिस नहीं कर सकते हम. ओके, फिर वो कह रहे हैं कि जो उनके एम्बेसडर थे, जो उनके साथ में आए हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने कुछ चीजें हाईलाइट की हैं. आई कैन टेल यू दैट द मेन प्रिंसिपल्स, द फाउंडिंग प्रिंसिपल ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट डिड नॉट डिसअपियर. उनका जो नाम की इंपॉर्टेंस है वो कभी हटेगी नहीं, उसको हम बैकग्राउंड में लेकर के चल रहे हैं, एंड बट इट डजंट चेंज आवर पोजीशन, और हमारी पोजीशन भी वही है. और साथ ही साथ वो साउथ साउथ कोऑपरेशन को और G77 में इंडिया को देखते हैं, और इंडिया के कोऑपरेशन को देखते हैं जो नाम मूवमेंट में उन्होंने शुरू किया था. तो ये कुछ जो ग्रुप है ना G77, साउथ साउथ कोऑपरेशन, इनको भी आप प्री के पर्पज से जोड़िए, क्योंकि मेंस में तो आईआर में काम आते ही हैं, बट आपके प्री के जो क्वालिफायर राउंड है, मैं प्री को हमेशा क्वालिफायर कहती हूँ, वहां पे भी काम आते हैं. नाउ 1961 में बेलग्रेड सर्बिया में नाम का गठन हुआ था. आप जो सब इन पिक्चर्स में देख रहे हैं सभी वो पांचों देश हैं, और उन्होंने कुछ चीजें ऑब्जेक्टिव में ली थी. मेंटेनिंग पीस, प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, अपोजिंग कॉलोनिज्म. कॉलोनिज्म मतलब देशों पे जो कब्जा करके उनको आगे उनको यूज करना, एनकैश करना. इसके बाद इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद, और अपोजिंग द मिलिट्री अलायंसेज एंड न्यूक्लियर वेपन एक्विजिशन. अपोजिंग मतलब मिलिट्री अलायंस नहीं हो के विरुद्ध, और न्यूक्लियर वेपन्स के विरुद्ध. अगर आप जाए कि WW या फिर वर्ल्ड वॉर 2 में इसका बहुत यूज किया यूएस एंड जापान के ऊपर. डिक्लेयरिंग द यूएन एज द पीस कीपिंग बॉडी, और यूएन को पीस कीपिंग बॉडी माना गया. साथ ही साथ प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स एंड एनवायरमेंट, इसको भी उन्होंने प्रोमलगेट किया. सो ये सारे ऑब्जेक्टिव भी आपसे ब्रीम पूछे जा सकते हैं, और नैम पॉलिसी पे एक सवाल मेंस में आ चुका है. नाउ एसएससी क्या है, साउथ साउथ कोऑपरेशन. अगर ध्यान दें तो साउथ साउथ कोऑपरेशन में अगर आपने पहले में न्यूज फॉलो करते हैं या खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो साउथ साउथ के इलाके में अधिकतर हमारी डेवलपिंग कंट्रीज आती हैं. सो डेवलपिंग कंट्रीज और साथ ही साथ उनके रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी, नॉलेज के कॉम्बिनेशन को कहते हैं साउथ साउथ कोऑपरेशन, जिसमें से
उनके रिसोर्सेस को यूज करके और इन देशों के संबंधों को यूज करके हम आगे बढ़े, ये इसका टारगेट है। ठीक है, तो इसमें और भी काफी चीजें हैं, पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको ये बताया। तो वो कह रहे हैं, इसकी जो एक डेफिनेशन मुझे गूगल पे मिली, a means of promoting effective development by learning and sharing best practices and technology among developing countries, यूएनडीपी ने कहा। साथ ही साथ म्यूचुअल कोऑपरेशन एम्ड एट फॉस्टरिंग सेल्फ डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग डीपनिंग रिलेशंस अमंग डेवलपिंग कंट्रीज व्हाइल कंडक्टिंग टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सो एक डेफिनेशन है, लेकिन आप ही समझिए कि साउथ के जितने देश हैं, क्योंकि याद रखिएगा G20 में एक पॉइंटर ये उठाया जा रहा है कि इंडिया इस G20 के टेबल को यूज करते हुए हम ग्लोबल साउथ की आवाज को आगे उठाएं, क्योंकि इस साल हम ये प्रेसिडेंसी हमारे पास है, उसका जो मीट जो है वो 9 सितंबर से चालू होगा। उस केस में इंडिया इसको आगे लेकर के आए और सभी सार्क देश, ध्यान दीजिएगा कुछ ग्रुप को याद रखिए, सार्क देश, एससीओ, आसियान, ठीक है, उसके बाद G20 तो है ही, उसके साथ ये आ गया साउथ। इन सारे ग्रुपों में इंडिया भी एक बड़े देशों में से एक है, उनकी आवाज को आगे लेके जाएं और जो भी ये वॉर चल रही है रशिया और यूक्रेन की, इसको भी इसके गलत प्रभावों का मंचन किया जाए और इसके चलते जो ऑयल प्राइसेस, फूड प्राइसेस और पूरे विश्व में रिसेशन की सिचुएशन बनी हुई है उसको भी आगे उठाएं, क्योंकि इससे नुकसान क्या होता है, इन्फ्लेशन की वजह से नुकसान होता है, ऑयल प्राइसेस की वजह से इम्पैक्ट आता है, फूड प्राइसेस ज्यादा हो रहे हैं। तो एक्चुअली जो ये सिचुएशन है ना, ये रिसेशन की तरफ ले जाती है, रिसेशन, और अगर ज्यादा देर टिक गया तो ये डिप्रेशन बन जाएगा, और डिप्रेशन बन जाएगा तो सारी चीजें हैं वो इकोनॉमीज पे आती हैं। डेवलपिंग कंट्रीज तो वैसे भी अपने आप में कहीं ना कहीं तो स्ट्रगल कर ही रहे हैं, तभी वो डेवलपिंग है। तो अगर इस सब चीजों को हम इस टेबल पे उठा पाते हैं तभी तो इसका फायदा है, वरना G20 का क्या फायदा है। तो इसलिए इंडिया को बहुत सारे देश एक बड़े स्टेज पे खड़े होने वाला देश समझ रहे हैं, इसलिए ये जो विजिट हो रही है अभी इजिप्ट के प्रेसिडेंट की, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, वाई रिवाइव ऑयल पाम क्रॉप ऑन अंडमान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पाम ऑयल है, जो उसकी खेती आपने अंडमान में करने का जो प्लान बनाया था या जो चीज सामने रखी थी, प्लांटेशन किया है, वो पूरी तरीके से फेलियर निकला है। ठीक है, ये कैसे पता चला? ये सुप्रीम कोर्ट की एक सीईसी करके कमेटी होती है, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में गठित की थी, ध्यान दीजिएगा। सो इसके पास ये पावर है कि वो एनालिसिस करे, असेसमेंट करे और रिपोर्ट दे। ऐसी सीसी की रिपोर्ट गेन बेतवा लिंक जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर भी सीसी ने दी है। तो सीसी का इंपॉर्टेंस है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसको 2002 में गठित किया था कि वो खुद चेक कराते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है। नाउ इसके बाद सवाल ये उठता है, इसको अगर एक्सप्लोर करें तो करेंगे डेफिनेटली, इस पे और आर्टिकल आएंगे बाद में, क्योंकि पीटीआई की रिपोर्ट है ये। और कौन से वो देश हैं जो सबसे ज्यादा पाम ऑयल उगाते हैं? तो इसमें है इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, कोलंबिया, नाइजीरिया, ग्वाटेमाला, होंडुरास और पापुआ न्यू गिनी। प्री में क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं। साथ ही साथ अगर हम पाम ऑयल को लाके प्लांटेशन की बात करते हैं, मतलब हम अपने देश के एग्रीकल्चर को बढ़ाना चाहते हैं, साथ ही साथ हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं, साथ ही साथ हम जो है इसको बेचने के साथ साथ अपना एक्सपोर्ट में जो पैसा चला जाता है, इंपोर्ट में सॉरी, उसको कम करना चाहते हैं। क्योंकि अगर हमें पाम ऑयल चाहिए तो हमें इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से लेना पड़ेगा, राइट। और पाम ऑयल के अपने ही हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं, साथ ही साथ हम जो पैसा बाहर क्यों दे, तो कई एस्पेक्ट हैं इस केस के, उसमें पूरी केस स्टडी है, तो उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली है। तो ये सवाल ध्यान रखिएगा, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। पाम ऑयल के कुछ फायदे भी हैं, जैसे हेल्थ बेनिफिट्स क्या है पाम ऑयल के? सबसे पहले कि ये ट्रांस फैट इसमें बहुत कम होता है। ट्रांस फैट हमारी बॉडी में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को क्रिएट करता है, जिससे हार्ट स्ट्रोक का खतरा बना रहता है। तो इसमें ट्रांस फैट 0 के बराबर होता है। ये विटामिन के रिच है, साथ ही साथ ये विजन को इम्प्रूव करता है, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज को इम्प्रूव करता है, प्रिवेंट करता है। जो कार्डियोवास्कुलर इश्यूज होती हैं वो हार्ट स्ट्रोक में नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं, उसको बढ़ाने का काम करती हैं, कैंसर को कम करता है और प्रेगनेंसी में भी काम करता है। साथ ही साथ इसमें अनसैचुरेटेड फैट्स तो होते हैं, लेकिन उतने ज्यादा घातक नहीं होते जितने कि रिफाइंड तेल में होते हैं, जिनमें हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये हेल्थ बेनिफिट्स है, प्री के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं कि व्हाट इफ द रिस्क ऑफ कमर्शियल रिलीज ऑफ जीएम मस्टर्ड इज इरिवर्सिबल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो जीएम मस्टर्ड है ना, जिसकी वजह से हम जिसको जेनेटिक मॉडिफाइड मस्टर्ड भी बोलते हैं, सो उसके जो इम्पैक्ट है वो इरिवर्सिबल है, तो आप क्या करोगे? सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा है।
ठीक है। सो ये सवाल है, व्हाट इफ द रिस्क ऑफ कमर्शियल रिलीज ऑफ जीएम मस्टर्ड इज इरिवर्सिबल, जिसके प्रभाव है वो इरिवर्सिबल हुए तो आप क्या करोगे, उसके प्रभाव क्या है, इस आर्टिकल में बहुत ही क्लियरली बताया है कि ये जो क्रॉप है ना, इसके उगाने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको सबसे पहले इसका हर्बिसाइड टॉलरेंस क्रॉप है ये, और उसके साथ ही हमको फार्मर्स को इंकरेज करना है स्प्रे करने के लिए, वो क्या है, केमिकल वीड किलर्स। जो केमिकल वीड किलर्स होते हैं, जो टॉक्सिक केमिकल होता है, ये फसल जब फसल उगती है ना, सो फसल के साथ जब आप स्प्रे करते हो तो नीचे सतह से नीचे जाके मिट्टी पानी सबको गंदा करती है, और साथ ही साथ ये मिट्टी की जो लेयर है उसकी सॉइल क्वालिटी को भी खराब कर देते हैं पेस्टिसाइड। लंबी स्टडी है इसके ऊपर। सो वो कह रहे हैं कि इसकी एनवायरमेंटल क्लियरेंस आप जो जीएम को दे रहे हो, जीएम मस्टर्ड क्रॉप को आप दे रहे हो, उसका जो रिवर्सल है वो कभी हो ही नहीं सकता। ये लॉन्गर रन में हमारे देश की मिट्टी को खत्म कर देगा, जल पानी को खत्म कर देगा। और उन्होंने एक चीज और बोली कि ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए है ही नहीं, और ये किसने कहा है, उनकी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की टीसी कमेटी है, टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी, उन्होंने इस बात को बोला है। राइट। तो इसमें समझने वाली बात आपके लिए क्या है कि जीएम क्रॉप्स क्या है, इस पे पूरा एक सवाल आ चुका है, प्री और मेंस दोनों में, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। साथ ही साथ उन्होंने आर्ग्यू किया, जो उसमें जो डिस्कशन चल रहा था, कि रेगुलेटरी सिस्टम अंडर द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमिटी विच क्लियर्ड द एनवायरमेंटल रिलीज ऑफ धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, ये नाम है इस मस्टर्ड का, जेनेटिकली इंजीनियर्ड वेरिएंट ऑफ मस्टर्ड वाज हॉरेंडस। उन्होंने कहा जो ये टाइप है ना, डीएमएच 11, धारा मस्टर्ड हाइब्रिड 11, ये हॉरेंडस है, और इसने कई सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को क्रिएट किया है हमारे किसानों के लिए। तो ये नाम भी पूछा जा सकता है, ये किस चीज का टाइप है प्री में। सो ये कह रहे हैं कि जो जीएम क्रॉप्स है हमारे देश के लिए नहीं है, इनके एनवायरमेंटल इफेक्ट बहुत नेगेटिव है, जिससे लॉन्गर रन में वो हमें उनको हम रिवर्स नहीं कर पाएंगे। तो जीएस3 के पर्पज से इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट है, और कुछ डेवलपमेंट वाले पार्ट में, इकोनॉमिकल वाले पार्ट में, और जीएस1 के लिए ऊपर भी इंपॉर्टेंट है, ये मेन से पूछा भी गया है। ओके, नेक्स्ट न्यूज है कि आईएमएफ ने कंफर्म किया है, इन कंफर्म्स इंडियाज फाइनेंस अश्योरेंस फॉर श्रीलंका। जैसे कि इंडिया सपोर्ट कर रहा है श्रीलंका को, तो उनका जो अश्योरेंस है पे आउट करने का, इंडिया ने जो लिया है श्रीलंका के बिहाफ पे, उसके लिए आईएमएफ तैयार हो गया। ये एक न्यूज है। तो इसमें ये पुरानी न्यूज में बिल्डअप करेंगे मेंस के पर्पज से, कुछ चीजें हैं जो आप हम इसको समझ चुके हैं ऑलरेडी, एक एड ऑन है, उसको आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। ना समझने वाली बात यहाँ पे इस न्यूज में है कि हमारे जो पीयूष गोयल साहब हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा जो सर्विस एक्सपोर्ट है इस साल का, फिजिकल ईयर 23 का जो गोल है, एक्सपोर्ट्स टू क्रॉस कितना, $300 बिलियन को हम क्रॉस करेंगे, गोयल साहब कह रहे हैं। तो समझने वाली बात है कि आखिर सर्विस एक्सपोर्ट का मतलब क्या है। यहाँ पे नंबर्स में तो बाद में जा सकते हैं, वो नंबर्स तो कभी बदल जाएंगे, बट यहाँ पे समझने वाली बात है कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर कह रहे हैं, पीयूष गोयल साहब, कि जो सर्विस एक्सपोर्ट्स हैं उनको हम बढ़ाएंगे। सो ट्रैवल, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, सॉफ्टवेयर सर्विस, बिजनेस सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस, कम्युनिकेशन, अदर्स, ये सब मिलकर के हमारा सर्विस एक्सपोर्ट बनाते हैं। सो ये था हमारा आज का डेली न्यूज एनालिसिस। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। सो तैयारी करते रहिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट न्यूज एनालिसिस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।